प्रिय विद्यार्थियों, सबको आशीर्वाद। आज हम लोग एक नया चैप्टर पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की आदर्श दशा है और इसी के इर्द गिर्द सभी बाजारों को हम पढ़ेंगे और इसी से तुलना करेंगे। इसलिए इस चैप्टर को जानना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस चैप्टर को जानने के बाद आप अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे सब इसी से तुलना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ाने से पहले हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे कि आपको इनमें इस चैप्टर में किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होगा। उसके बाद आप अन्य चैप्टरों को पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फर्म के बारे में बताएंगे। फर्म क्या है? फर्म एक व्यावसायिक इकाई है। यह फर्म किसी भी प्रकार की हो सकती है या ये साझेदारी की भी हो सकती है, किसी की व्यक्तिगत भी हो सकती है। फर्म है ये। फर्म एक उत्पादन की इकाई होती है और इसमें वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं और वो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जो एक उद्योग के अंतर्गत आता है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया जाए, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में तमाम सारी चीनी मिलें हैं। एक मिल को एक फर्म कहा जाता है, लेकिन समग्र मिलों के समूह को उद्योग कहा जाता है। कोई मिल खुली है, जैसे पडरौना की है, रामकोला की है या ढाढ़ा की है, ये किसी की भी हो सकती है। साझेदारी हो सकती है, कोऑपरेटिव हो सकती है, सरकारी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, लेकिन ये फर्म है और ये उद्योग के अंतर्गत आती है। जो चीनी बनाती है ये अन्य उद्योगों द्वारा, उद्योग के अन्य फर्मों द्वारा बनाई गई चीनी के समान होता है। तो इसलिए फर्म एक उत्पादन इकाई होती है, एक स्वतंत्र इकाई होती है। इन फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में चूँकि सभी फर्मों का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें, अब तक हमने लागत पढ़ा, मांग पढ़ा, हमें आय को भी जानना है। तो आय पूर्ण प्रतियोगिता में अलग आकार का होता है, अलग रैखिक उसकी संरचना होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में अलग संरचना होती है। अब हम आते हैं प्रतियोगिता पर। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता दो चैप्टर हैं, आप इनको थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में अलग विशेषताएं हैं जो इन मान्यताओं के अधीन हैं, और अपूर्ण प्रतियोगिता की अलग विशेषताएं हैं जिनमें जो इनमें से कुछ मान्यताओं को फॉलो करेंगी, कुछ मान्यताओं का पालन करेंगी और कुछ का पालन नहीं करेंगी। तो पहले हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं, ताकि आगे आपको अपूर्ण प्रतियोगिता समझाया जा सके। अब पहले पूर्ण प्रतियोगिता, इसमें दो शब्द हैं, पूर्ण और प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता तो हर जगह पाई जाती है, वो पूर्ण है कि नहीं है ये इस मान्यताओं से स्पष्ट होगा। प्रतियोगिता मतलब एक ही काम को करने के लिए, एक ही उत्पादन प्रक्रिया को करने के लिए या एक ही वस्तु को बेचने के लिए जब अनेक लोग बाजार में उपस्थित होते हैं तो उस दशा को प्रतियोगिता कहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है आपको उस वस्तु से को बेचना और उसमें से लाभ कमाना। लाभ फर्में कैसे कमाती हैं ये इसका हम आगे बताएंगे। पहले हम आपको एक एक मान्यताओं को लेकर समझाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये अनंत होती है। कोई भी क्रेता जाए बाज़ार से जितनी चाहे उतनी वस्तुएं खरीद ले, कोई भी विक्रेता जाए बाज़ार में जितनी चाहे उतनी वस्तुएं बेच ले। यहाँ किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। दूसरी जो मान्यता है, वस्तु की समान इकाइयाँ, ये समरूप इकाइयाँ हम कह सकते हैं, इसकी अंग्रेजी होमोजीनियस, यानी कि सभी इकाइयाँ इसमें बिकने वाली एक समान होती हैं। आकार, रंग, रूप, क्वालिटी सब एक समान होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में बिकने वाली सारी वस्तुएं एक समान होती हैं। इसकी दूसरी विशेषता है बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। तीसरी विशेषता है, तीसरी मान्यता है कि उपभोक्ता और विक्रेता, क्रेता और विक्रेता दोनों को ही बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। कौन सी वस्तु कहाँ मिल रही है, किस रेट में मिल रही है, ये पहले से ही उसे ज्ञात है। इसलिए कोई विक्रेता चाहे भी कि हम कीमत बढ़ाकर इससे अधिक
लाभ कमा लें तो वैसा वो नहीं कर सकता, उसके बस का ये नहीं है। तो इसलिए उसे बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होने के कारण उसे अतिरिक्त कीमत नहीं वसूली जा सकती। एक और इसी में मान्यता अंतर्निहित है कि परिवहन लागतों की अनुपस्थिति है। बाजार कितना हो दूर हो, क्रेता और विक्रेता आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई परिवहन लागत नहीं है, इसमें ये मान्यता ली जाती है। अगली मान्यता है फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यहाँ आपको बताया कि कोई फर्म चाहे जितनी मात्रा में बेचेगी, कोई क्रेता चाहे जितनी मात्रा में खरीदे, कोई नई फर्म भी आना चाहे तो बाज़ार में आ सकती है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। साधनों की पूर्ण गतिशीलता, इसे आपको समझने की ज़रूरत है। साधन क्या है? तो इससे पहले आपको बताया गया कि उत्पादन के साधन को साधन कहा जाएगा। पूंजी और श्रम विशेष रूप से दो साधन हैं जो उत्पादन के साधन हैं। ये पूर्ण गतिशील हैं। पूर्ण गतिशील का मतलब है इन्हें आप एक समय कोई उत्पादन प्रक्रिया में लगा सकते हैं, दूसरे समय किसी और उत्पादन प्रक्रिया में लगा सकते हैं। पहली उत्पादन प्रक्रिया से जिस दक्षता से पहली उत्पादन प्रक्रिया में काम कर रहे थे, उसी दक्षता से दूसरी उत्पादन प्रक्रिया में भी वो काम करने लगेंगे। पूर्ण गतिशीलता का ये मतलब है। पूंजी भी है, उसे जब चाहें तब परिवर्तित करके दूसरे उत्पादन प्रक्रिया में लगा दें या किसी और तीसरे में लगा दें, वो भी किसी प्रकार का उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, वो पूरी तरह से गतिशील है। तो गतिशीलता का मतलब ये होता है कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में उस साधन को लगा दें तो वह साधन पूरी क्षमता के साथ दूसरे उत्पादन प्रक्रिया में तुरंत काम करने लगेगा। फिर छठा है वस्तु की केवल एक कीमत। अब चूंकि आपको पता है कि बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान है, उनमें परिवहन लागतों का अभाव है, साधनों की पूर्ण गतिशीलता है, इसलिए वस्तु की कीमत हमेशा एक समान बनी रहेगी। कोई विक्रेता या कोई फर्म कीमत बढ़ावे भी तो सारे उपभोक्ता उसको छोड़कर दूसरी फर्म की वस्तुओं को खरीदने लगेंगे, क्योंकि वस्तुएं पूर्ण एक समान हैं, पूर्ण स्थानापन्न हैं, यानी कि उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सभी फर्में एक रंग रूप आकार प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं। अब सातवां है हस्तक्षेप रहित नीति अर्थात स्वतंत्र व्यापार नीति। इसमें सरकार का या किसी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सारी क्रिया बाजार में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चलती है। क्रेता जो उपभोक्ता है अपने उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है और विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, और दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। जहां इनमें प्रतिस्पर्धा से कीमत तय हो जाती है, उसी कीमत पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। उस कीमत पर चाहे जितने वस्तुएं खरीदी और बेची जाएं कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए फर्में व्यक्तिगत रूप से कीमत स्वीकारक होती हैं, कीमत स्वीकार करती हैं। आठवीं जो मान्यता है कि जब वस्तुओं की कीमत उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के समूह द्वारा प्रतियोगिता से तय होती है तो व्यक्तिगत रूप से फर्में इस कीमत को प्रभावित करने में अक्षम होती हैं, कभी प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए जो कीमत तय कर दी जाती है बाजार द्वारा, आपसी प्रतियोगिता द्वारा, वही कीमत इन फर्मों को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना होता है। तो ये मान्यता है। अब आगे आपको हम पढ़ाएंगे इसका चित्रात्मक रूप। अब वीडियो के दूसरे भाग में आप देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में आय कैसे निर्धारित होती है। आपको मान्यताओं के अधीन ये बता दिया गया है कि सभी वस्तुएं एक समान कीमत पर बेची जाती हैं, इसलिए चाहे पहली इकाई हो वो भी 10 में बेची जाएगी, दूसरी इकाई हो वो भी 10 में बेची जाएगी, और सभी इकाइयां जो बाज़ार में बेची जा रही हैं सभी 10 रुपये में बेची जाएंगी। अब इनसे प्राइस इनकी 10 रुपया प्रति इकाई है, आप रुपया मान लें, और इस तरह टोटल रेवेन्यू यानी कुल आय जो विक्रय से प्राप्त होता है, जो बेचने से दुकानदार को प्राप्त होता है या फर्म को प्राप्त होता है, उसे रेवेन्यू या आय कहते हैं। तो आप पहली इकाई बेचे उसे 10 रुपया मिला, 2 इकाइयाँ बिक गई तो 10 दूनी 20 रुपया मिला, 3 इकाइयाँ मिल गई। तो इस तरह से चूँकि सभी इकाइयाँ एक समान कीमत पर बेची जा रही हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि सभी वस्तुओं की इकाइयाँ एक समान होंगी, और विक्रेता को भी ज्ञान होगा बाज़ार का, क्रेता को भी पूर्ण ज्ञान होगा बाज़ार का, इसलिए उससे अतिरिक्त कीमत किसी भी फर्म द्वारा नहीं ली जा सकेगी। सभी इकाइयाँ केवल 10 रुपये पर बिकेंगी, इसलिए इनकी आय इस तरीके से बढ़ेगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये कुल आय है। अब जितनी इकाइयाँ बेची जाएंगी उसमें
कीमत का गुणा करके आप कुल आय प्राप्त कर सकेंगे। एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आय, इसमें कुल आय में बेची गई इकाइयों का भाग देकर आप प्राप्त करेंगे। तो 20 में फिर 2 का भाग देंगे 10, 30 में 3 का भाग देंगे 10। सीमांत, अब तीसरा जो कॉलम है ये MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। सीमांत आय ये बताता है कि अंतिम इकाई के विक्रय से कुल आय में कितनी वृद्धि हुई। तो चूंकि सभी इकाइयां एक समान हैं, एक समान कीमत पर बेची जा रही हैं, इसलिए अंतिम इकाई के विक्रय से भी वही कीमत मिलेगी जो पहली इकाई के विक्रय से, इसलिए MR भी एक समान है। अब ये TR यानी कुल रेवेन्यू वक्र है। आप देख रहे हैं कि पहली इकाई 10 में बेची गई, कीमत 10 रुपये है तो वो 10 रुपये आय हुई। दूसरी इकाई कीमत 10 रुपये है तो 20 रुपये आय हुई। और कुल आय वक्र एक सीधी रेखा है आपको ऊपर उठती हुई मिल रही है। अब हम आते हैं औसत आय और सीमांत आय पर। सीमांत आय वक्र और औसत आय वक्र एक ही होगा और वो 10 की ऊंचाई पर होगा। सीमांत आय वक्र और औसत आय वक्र बिल्कुल एक ही होगा और वो एक समान होगा और वो x अक्ष के क्षैतिज होगा। यहाँ ये 10 रुपया है कीमत और यही कीमत भी होगी। तो इसे लिखा जाता है AR बराबर MR बराबर P। ये जो रेखा है यह औसत आय सीमांत आय रेखा है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय सीमांत आय वक्र क्षैतिज होता है। अब हम पूर्ण प्रतियोगिता फर्मों के बारे में पढ़ाएंगे कि वो कीमत प्राप्तकर्ता कैसे होती हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में कुछ फर्में हैं और उनकी लागत दशाएं अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि लागत कहीं ना कहीं फर्मों की आंतरिक संरचना, आंतरिक प्रबंधन, उद्यमी की कुशलता पर निर्भर करती है। तो इसलिए उनकी लागत दशाएं अलग अलग हो सकती हैं। कुछ की लागत दशा ज़्यादा कुशलता के कारण कम होगी, कुछ की लागत दशा कम कुशलता के कारण ज़्यादा होगी। और इसलिए जिसकी लागत ज़्यादा होगी आय कम होगा वो घाटे में जाएगी, और जिसकी लागत कम होगी आय ज़्यादा होगी वो फायदे में रहेगी। इस तरह से व्यक्तिगत फर्में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कुछ लाभ प्राप्त करती हैं, कुछ हानि उठाती हैं। इसके लिए हम पूरी तरह से अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।